वंदे मातरम। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R K वर्मा। 17 दिन का ऑपरेशन सफलतापूर्वक समापन हुआ। 41 की 41 जिंदगियां बची। केवल साथियों इतना पर्याप्त नहीं है, डिटेल्स भी जानने होंगे आपको भी और हमको, और ये देखना होगा कि क्या भारत में इसके पहले इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ क्या सिविलियन सेक्टर में। सिलकियारा उत्तराखंड में जिस तरीके से माइनिंग कोलैप्स हुआ, माइन का एक टनल का कोलैप्स हुआ और 41 मजदूर उसमें दब गए, तो दुर्घटनाएं तो साथियों दुनिया के हर कोने में होती हैं। इसलिए दुर्घटना पे कोसना ये बिल्कुल गलत है कि ऐसा हुआ क्यों, भाई होता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार और एजेंसियों ने मिलकर किस तरह से काम किया, इस पर एक आप दृष्टि डालिए। देखिए, वहां पर जाने के लिए, मजदूरों तक जाने के लिए कई रास्ते थे। या तो किनारे से दोबारा माइन खोदी जाए, ऊपर से खोदी जाए, साइड से खोदी जाए, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो NDRF की टीम, जो बधाई के पात्र हैं, बहुत सारी टीम, मेडिकल की टीम, इन सारी टीमों ने सबसे पहले ये किया कि मजदूरों तक खाना और संदेश पहुंचे। तो उसके लिए 6 इंच का पाइप डाल करके और बाकायदा एक साइंटिफिक न्यूट्रिशन डॉक्टर्स की टीम ने, क्योंकि जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, तो उसको कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है, कुछ कैलोरीज की जरूरत होती है, हाइड्रेशन, पानी की जरूरत होती है। तो उसको उस 6 इंच के पाइप से उसको वो फूड देना। आपने देखा होगा कि 41 मजदूर जो निकले, उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको शायद वैसे जैसा खाना मिलता था उससे कहीं बेहतर खाना इस क्राइसिस में मिला। उनको न्यूट्रिशन मिला, मिनरल्स मिले, इलेक्ट्रोलाइट्स मिले, कैलोरीज मिली, पानी मिला, और भी कई चीजें, प्रोटीन वगैरह उनको दी गई सिंथेटिक। ये मेडिकल टीम ने डिसाइड किया। उसके बाद उनको कपड़े दिए गए ताकि उनको ठंडक ना लगे। तरह तरह की जो आवश्यकताएं होती हैं, ये सोच करके जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो दिए गए। उस समय ये हुआ कि पहले उनको जिंदा रखिए आप, क्योंकि ऑपरेशन इतना इजी नहीं था। वहां से उसके बाद ये हुआ कि भैया इतने बड़े बड़े कटर्स, हैदराबाद टीम को भेजा गया, अमेरिका से कटर मंगाए गए, स्विट्जरलैंड से मशीनें मंगाई गई। आप देखिए जरा, ये हिंदुस्तान जो पहले क्या होता था अब क्या होता है। और सारी मशीनें आ गई, वहां हेलीपैड बन गया, 1000 लोगों के रहने का ठिकाना हो गया, वहां पे एक छोटा सा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बन गया, वहीं पे सब लोग रह रहे थे, एक मिनी सचिवालय बन गया। वहां डेली पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री हैं, डेली 3-4 घंटे टिकते थे, और बाकी आपके विक्रम सिंह और आपके गडकरी जी, उनका ऑलमोस्ट डेली जाना, और पीएमओ से डायरेक्ट उनका टच और उनका फीडबैक। अगर इसमें यह कहेंगे कि पीएमओ ने एक निर्णायक भूमिका निभाई तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन तो मुख्य सर्जन करता है, मुख्य व्यक्ति करता है। चाहे वो रोबोटिक सर्जरी करे, चाहे दूर से बैठ के सर्जरी करे, आजकल तो दूर से होती है सर्जरी। तो ये श्रेय देना पड़ेगा अपने मुखिया को कि उसने 1 सेकंड भी कोई लापरवाही टॉलरेट नहीं करी। और एक अर्नोल्ड डिक्स आए ऑस्ट्रेलिया के, जो टनल एक्सपर्ट हैं, आपने देखा उन्होंने सबसे पहले जो बौखनाथ वहां पे मंदिर है वहां पे पूजा करी, और नियमित पूजा करते थे, साधना करते थे, काली के भी उपासक हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान पर्याप्त नहीं होता, विज्ञान के आगे आस्था होती है, विज्ञान और आस्था साथ साथ चलते हैं। अब विदेशी ने कह दिया तो कुछ लोग मान जाओगे, वैसे अगर कोई कहता तो कह देते कि यह अंधविश्वास है। आप में से कुछ लोग, पूजा अर्चना पुष्कर धामी जी ने भी करी वहीं पर, और प्रयास भी चलते रहे, कटिंग चलती रही इंपोर्टेड मशीनों से। अब आप देखेंगे कि 41 एम्बुलेंसेस भी वहां पे मौजूद, सारा मेडिकल पैराफर्नेलिया मौजूद, चिनूकी हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद कि एयरलिफ्ट करके कहां ले जाएंगे। सब चीज, कुछ आप सोचिए, कुछ भी, यहां तक कि मजदूर निकलेंगे तो उनको चश्मे अगर धूप लगेगी क्योंकि टनल में अंधेरा था,
17 दिन तक उन्होंने उजाला नहीं देखा तो आंख ना खराब हो जाए, चश्मे तक। मतलब मैं तो हैरान हूं, मैंने ना कभी ऐसा भारत के लिए सुना, बाहर के लिए भी मैंने उतना देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। यहां पे सुना तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने इंतजाम। खैर, इसी देश में हमने देखा जब केदारनाथ त्रासदी हुई, इसी इलाके में केदारनाथ त्रासदी हुई, 3,500 लाशें दबी रहीं। मुखिया लोग पार्टी करते रहे, कोई थाईलैंड में पार्टी करता रहा, कोई कहीं पार्टी करता रहा, और वो 2 ट्रकों को झंडी दे करके विदा करने में जाने कितने दिन लग गए, और विदा किया तो वो कहीं और चले गए, उनको डीजल नहीं दिया गया। आप देखिए, इसी देश में ये हुआ था, कुछ नहीं, मात्र 10 सालों पहले कुछ नहीं किया गया था, और तब भी यही मुखिया मोदी का ये इतिहास है। मोदी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी? वहीं से तो हुई थी कि जो भुज में भूकंप आया था, सारा खत्म हो गया था, उसका कैसे पुनर्निर्माण किया, वही तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। जिससे साफ जाहिर है कि इस जो ये मुखिया हैं, ये देश से भी जुड़े हैं, गरीबों से भी जुड़े हैं, भावनाओं से भी जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि ये जो पूरा इंटायर ऑपरेशन हुआ, इसमें सरकार ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं, मीडिया ने किया होगा, सरकार अपना काम करती रही। तो साथियों, हमें तो ये लगता है कि हमारे देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया है। ऐसा परिवर्तन आ गया है कि हमारी कल्चर में भी चेंज आ गया है, हमारे नजरिए में चेंज आ गया है। अर्नोल्ड डिक्स जब यहां आए, जो टनल एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, यहां पे सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है, हमें केवल सुपरवाइज करना है। और लास्ट में क्या हुआ साथियों, सुनिए, लास्ट में मशीनें भी फेल हो गई। तब कौन आया? तब आए रैट माइनर्स, रैट होल माइनर्स। रैट माइनिंग इस देश में कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी, महाभारत के जमाने से है। मेघालय, झारखंड सब में एक ये होता है कि टनल होती है, टनल बना के खोदते हुए और कचरा साफ करते जाते हैं और पूरा छेद बना देते हैं, उसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। रैट माइनिंग इसको बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी रैट माइनर्स जाते हैं और करते रहते हैं अपना काम। उन रैट माइनर्स को बुलाया गया और उन्होंने बिना रुके 26 घंटे एक उसके अंदर एक पाइप मोटा बना करके उसके अंदर जाकर के निकाल करके वो वहां तक घुस गए और वहां स्ट्रेचर से मजदूरों को निकाल लाए। तो कहने का मतलब एक देशी विदेशी का संगम, आस्था और धर्म का संगम, हर चीज का संगम एक परफेक्शन से, एक मजदूर को खरोंच तक नहीं आई। साथियों, ये गर्व का पल है और ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, सेंटर, स्टेट, लोग, एजेंसीज, सबके लिए ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एक उदाहरण है। तो साथियों, इस चीज को अगर हम आप अपने जीवन में भी उतार लें कि टीम वर्क कैसे होता है, तो हमारा देश अमेरिका से कहीं आगे होगा। तो ये गौरव का पल है, खुश होइए, इन सबको बधाई दीजिए, देश को बधाई दीजिए, मुखिया को बधाई दीजिए। जय हिंद, जय भारत।